कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम अपन पढ़ रहे हैं और राजस्थान सेवा नियम में आपको आज की क्लास अंतिम है दोस्तों। आज की क्लास ये अंतिम है। इस क्लास के बाद अपन राजस्थान सेवा नियम की बातें नहीं करके दोस्तों ऑडिटिंग की बातें करेंगे अपन। राजस्थान सेवा नियम की ये आखिरी क्लास है दोस्तों। एक बात आ रही थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर लड़ लो मेरे को, अगर एक स्टूडेंट भी अगर मेरी क्लास देखने वाला है ना तो भी मैं कराऊंगा दोस्तों। इस बात की टेंशन ना लें कि मैं कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। तो दोस्तों मैं राजस्थान सेवा नियम की आखिरी क्लास है, पहले आप सबसे पहला काम ये करें, स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। पेज संख्या 6 तक के स्क्रीनशॉट ले लें। 1, 2 दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों एक एक नियम को समझते हैं। आज की क्लास में अपन राजस्थान सेवा नियम समाप्त कर रहे हैं। यह अपनी आखिरी क्लास है राजस्थान सेवा नियम की। फिर अपन ऑडिटिंग करेंगे या तो दोस्तों नियम संख्या 16 किसके संबंध में है? सबसे पहले तो दोस्तों कार्यग्रहण दिवस के रूप में है। नियम संख्या 16 क्या कहता है कि कार्य ग्रहण दिवस अगर किसी को मिला है और उपयोग किए बिना ही वो कोई ड्यूटी पर पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 7 दिन का कार्य ग्रहण दिवस दिया गया दोस्तों। कितने दिन का? 7 दिन का। और वो 1 दिन का क्या करता है? उपयोग। दूसरे दिन क्या करता है? कार्य ग्रहण कर लेता है नए स्थान पर जहां पे उसका ट्रांसफर हुआ है। अगले दिन उसने कार्य ग्रहण कर लिया तो बचे हुए 6 दिन उसके उपार्जित अवकाश के अंदर जुड़ जाएंगे। ये पूछे किस नियम में दे रखा है? तो दोस्तों ये नियम संख्या 6 में दे रखा है। और ये नियम संख्या 6 में जो दे रखा है ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे तो यही से क्वेश्चन था कि कार्य ग्रहण दिवस उपयोग किए बिना कोई कर्मचारी कार्य ग्रहण कर ले तो 15 दिन अधिकतम उपार्जित अवकाश का वर्णन कौन से नियम में किया गया है? नियम 616 के पॉइंट नंबर 1 में किया गया है। तो दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों कार्यग्रहण दिवस उपयोग किए बिना कोई कर्मचारी कार्य ग्रहण कर लेता है तो बचे हुए उसके दिवस जो हैं वो किसमें जुड़ जाएंगे? उपार्जित अवकाश में। अधिकतम कार्यग्रहण काल का उपयोग नहीं करता है और सीधा उपस्थित हो जाता है तो अधिकतम 15 दिन जुड़ सकते हैं इसमें। कितने दिन? 15 दिन जुड़ सकते हैं उपार्जित अवकाश में। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कार्यग्रहण काल किसी भी अवकाश के साथ लिया जा सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों मातृत्व अवकाश के साथ में प्रसूति अवकाश के साथ में सामान्य अवकाश ले सकते थे, अर्ध वेतन अवकाश ले सकते थे, इसी प्रकार कार्यग्रहण काल किसी भी अवकाश के साथ में दिया जा सकता है। मान लीजिए 3 दिन बाद राजकीय अवकाश है और उससे पहले कार्यग्रहण काल दिए रखा है, उसके बाद कार्यग्रहण काल दे रखा है तो दोस्तों वो उसको शामिल करने के बाद में आ सकता है वापस से। तो किसी भी अवकाश के साथ दिया जा सकता है, छोड़ करके आकस्मिक अवकाश के अलावा कार्यग्रहण काल किसी भी अवकाश के साथ में दिया जा सकता है। जब दोस्तों एक कर्मचारी, मान लीजिए राम है, ये राम है, इसका ट्रांसफर कर दिया कहाँ? जयपुर। दोस्तों राजसंबंध से जयपुर भेज दिया किसको? राम को। ट्रांसफर आदेश जारी हो गए, आदेश जारी हो गए, आज 7 दिन का इसको कार्यग्रहण दिवस दिया गया। राजसंबंध में इसकी राम नाम का व्यक्ति है, राजसंबंध में उसकी नौकरी है, जयपुर उसका ट्रांसफर कर दिया, 7 दिन का कार्यग्रहण दिया गया स्थानांतरण के लिए कि तुम आप जाके वहां 7 दिन के अंदर कार्यग्रहण करें। आदेश जारी हो गए। अब दोस्तों 3 दिन हुए थे, 3 दिन बाद वापस से आदेश जारी हुआ कि आप
जयपुर की बजाय अजमेर में कार्य ग्रहण करें। वापस से आदेश जारी हो गए 3 दिन बाद कि आपको 7 दिन का कार्य ग्रहण दिवस दिया जाता है और जयपुर की बजाय आप अजमेर कार्य ग्रहण करें। तो दोस्तों ये जो दोबारा से कार्य इसका एक बार ट्रांसफर हुआ, 7 दिन कार्य ग्रहण काल मिला, 3 दिन बाद इसके पास दोबारा से आदेश आ गया कि 7 दिन के अंदर अजमेर कार्य ग्रहण करें। तो वो 7 दिन की गणना दोस्तों इस 3 दिन के बाद प्रारंभ होगी। जो 3 दिन होली है उसको आदेश प्राप्त होंगे, तीसरे दिन आदेश प्राप्त हुए हैं इसको, तो उससे चौथे दिन से ये 7 दिन की काउंटिंग होगी। 7 दिन के अंदर कार्य ग्रहण करना पड़ेगा दोस्तों। जब स्थानांतरण हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान, और क्या कर दिया गया हो, आदेश प्राप्ति कार्य ग्रहण काल दे दिया 7 दिन का, बीच में कह दिया नहीं, यानी तीसरी जगह पे जाना है आपको कहीं, यानी आपको यहाँ ज्वाइन करना है 7 दिन में। तो जो यहाँ पे 7 दिन का कार्य ग्रहण काल मिला था उसमें से 3 दिन हो गए, तब आदेश आया है, तो 3 दिन के बाद में उसको 7 दिन कार्य ग्रहण काल काउंटिंग होगी और फिर उसको ज्वाइन करना है। तो आदेश प्राप्ति के दूसरे दिन से नए सिरे से कार्य ग्रहण काल दे होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट समझाए मैंने, याद रहेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वापस से मेरे साथ दिमाग में रिवाइज करो, अपने माइंड में रिवीजन करते हुए चलो। नियम संख्या 6 क्या कहती है कि किसी कर्मचारी को कार्य ग्रहण दिवस दिया गया, उपयोग किए बिना कोई कर्मचारी कार्य ग्रहण कर ले, कार्य ग्रहण दिवस दिए गए उपयोग किए बिना कर्मचारी कार्य ग्रहण कर लेता है तो अर्जित अवकाश के अंदर जुड़ जाएंगे, अधिकतम 15 दिन जुड़ेंगे। 1 पॉइंट। दूसरा, कार्य ग्रहण काल किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ दिया जा सकता है, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर। तीसरा, एक जगह पे ट्रांसफर हुआ और उसको कार्य ग्रहण काल दिया गया और उसके बाद में उसी पीरियड के दौरान, कार्य ग्रहण पीरियड के दौरान उसको दोबारा से आदेश प्राप्त हो गया, तो उसको दोबारा से कार्य ग्रहण काल नए सिरे से दिया जाएगा। तीनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। नियम संख्या 6 था। अब नियम संख्या 7, कार्य ग्रहण काल में वेतन कितना मिलेगा, ये नियम संख्या 7 कह रहा है। कार्यभार अन्य को सौंपने से पूर्व मिल रहा था जो वेतन उसको कार्यभार, दोस्तों वेतन कार्यभार अन्य को सौंप के जब कार्यभार जाएगा तो कार्यभार जिस दिन सौंप रहा है ना, उससे पहले जो वेतन उसको मिल रहा था वही वेतन कार्य ग्रहण काल के दौरान मिलेगा उसको, वही वेतन मिलता रहेगा कार्य ग्रहण काल के दौरान। उसमें मिलेगा क्या दोस्तों, वेतन मिलेगा, यानी कि मूल वेतन, महंगाई भत्ता भी मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा और तीसरा क्षतिपूरक भत्ता मिलेगा। कौन कौन से भत्ते मिलेंगे ये याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए थे पेपर में, तब ये करवाया था दोस्तों। उसमें वाहन भत्ता दे रखा था कि कार्यग्रहण काल के दौरान निम्न में से कौन सा नहीं मिलता है। उसमें महंगाई भत्ता ऑप्शन था, मकान किराया भत्ता ऑप्शन था, क्षतिपूरक भत्ता ऑप्शन था। तो दोस्तों वाहन भत्ता बोले या यात्रा भत्ता बोले, स्थायी रूप से ये दे नहीं होते हैं। अगर कार्यग्रहण काल के दौरान वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता दोस्तों, ये याद रखना आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब नियम संख्या 7 एक बार मेरे साथ मनन करते हुए आप रिवाइज करें। कार्यग्रहण काल में वेतन कार्यग्रहण काल में वेतन कार्यभार अन्य को सौंपने से पूर्व मिल रहा था ना, वही वेतन मिलेगा, मिलता रहेगा। वेतन में महंगाई भत्ता मिलेगा, वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान किराया भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता मिलेगा, वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। कार्यग्रहण काल में वेतन क्या मिलेगा, जो पहले मिल रहा था उसी आधार पे मिलेगा। वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा, क्षतिपूर्ति भत्ता मिलेगा। मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 7 हो गया कार्यग्रहण काल में वेतन। अब दोस्तों नियम संख्या 8, कार्यग्रहण अधिक लेने पर दंड। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 15 दिन का कार्यग्रहण काल दिया गया था, लेकिन वो 18 दिन तक अनुपस्थित रहता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को क्या दिया गया था, अजमेर कोई नौकरी कर रहा है, जयपुर ट्रांसफर कर दिया, उसका 15 दिन का उसको क्या दिया गया था, कार्यग्रहण काल दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहां से वो क्या दे जाता है, यहां पर क्या करता है, वो कार्य मुक्त हो जाता है और यहां पर कार्य ग्रहण
कार्यग्रहण नहीं करता 18 दिन तक, और कार्यग्रहण काल दिया गया था 15 दिन तक, 3 दिन बिना सूचना के अनावश्यक अनुपस्थित रहता है। अनावश्यक अनुपस्थित रहता है कितने दिन? 3 दिन तक अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों अनुपस्थिति का वेतन नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो उसको क्या दंड मिलेगा? वेतन नहीं मिलेगा। 15 दिन के बाद जो 3 दिन अनुपस्थित रहा है, अतिरिक्त 18 दिन तक अनुपस्थित रहा है, तो 3 दिन का वेतन नहीं मिलेगा अनुपस्थिति का। कार्यग्रहण अधिक लेने पर दंड क्या है? अनुपस्थिति का वेतन नहीं मिलेगा। सेवा भंग माना जाएगा जब तक कि कारण से संतुष्ट होकर कार्यग्रहण ना बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अपन पढ़ के आए थे 30 दिन तक कार्यग्रहण बढ़ाया जा सकता है विभागाध्यक्ष द्वारा। कार्यग्रहण काल को 30 दिन तक विभागाध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये अपन कहां पढ़ के आए थे? नियम संख्या 5 में। तो दोस्तों जब तक कारण से संतुष्ट हो किया तो बढ़ा नहीं दिया जाए कार्यग्रहण काल, या फिर असाधारण अवकाश मानकर नियमित नहीं कर दिया जाए उसके 3 दिन को, तब तक सेवा भंग माना जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गया कार्यग्रहण अधिक लेने पर दंड के संबंध में मामला। अब दोस्तों ये विविध नियम संख्या 9 क्या कहता है? किसी विभाग को ये लगता है कि ये जो अपन नियम पढ़ रहे हैं, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981, ये नियम अनावश्यक है, किसी मामले की कार्रवाई को लेकर अनावश्यक है, या ये नियम उचित नहीं है, कठोरता उत्पन्न कर रहे हैं, ये नियम अनावश्यक कठोरता उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी विभाग को इन नियमों के बारे में, तो दोस्तों वो विभाग क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। क्या जारी करके आवश्यक कठोरता को न्याय संगत कर सकता है। यानी इन नियमों में जिस विभाग को ये लगे कि नहीं यार ये कार्यग्रहण के लिए जो नियम है ये टफ है थोड़े, तो वो विभाग को एक छूट दी गई है कि वो आदेश जारी करके क्या कर सकता है? कठोरता को न्याय संगत यानी अपने हिसाब से इन नियमों में क्या कर सकता है? अपने विभाग के लिए संशोधन कर सकता है। लेकिन उसकी स्वीकृति वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर ही ये काम कर सकता है, क्योंकि वित्त विभाग ही फाइनली अथॉरिटी होती है। तो नियम संख्या 9। नियम संख्या 10, संदेह का मामले में वित्त विभाग समाधान करेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम में कोई संदेह होता है 1981 में, तो निवारण के संबंध में, संदेह निवारण के संबंध में कौन करेगा? तो वित्त विभाग करेगा। और संदेह निवारण किस में दे रखा है? नियम 10 में। और नियम संख्या 11 के तहत क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूर्व के कार्यग्रहण काल के नियम लागू होते थे। तो दोस्तों ये राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम अपने लागू हुए हैं, उससे पहले कोई कार्यग्रहण काल से संबंधित नियम लागू होते, वो स्वयं ही क्या कर दिए गए? समाप्त कर रहा है। ये नियम संख्या 11 के तहत उनको समाप्त कर दिया गया है, वो लागू नहीं होंगे। पूर्व के कार्यग्रहण से संबंधित जो भी नियम 1981 से जब से ये 1 अप्रैल से लागू हुआ, उससे पहले के नियमों को कार्यग्रहण के संबंध में जो भी थे उनको समाप्त करता है। और यहाँ अपना टॉपिक भी समाप्त होता है। दोस्तों धन्यवाद। राजस्थान सेवा नियम की यात्रा समाप्त हो गई। आज की क्लास के नीचे जो भी राजस्थान सेवा नियम में आपको कहीं भी दिक्कत है कमेंट करके बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद में अपन कुछ और आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगा शानदार तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही आज की क्लास में, इतना ही। और ये अपने राजस्थान सेवा नियम की यात्रा भी समाप्त होती है। अभी एग्जाम का कोई अता पता है नहीं, वैसे अपन ने राजस्थान सेवा नियम भी कंप्लीट कर लिया और सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों याद करना ये आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।